नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा देश जो उनको नतमस्तक होकर बार बार कोट कोट नमन कर रहा है। दोस्तों, उनकी शहादत को याद कर रहा है। दोस्तों, भगत सिंह एक ऐसा नाम हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिसको कि भारत देश की जनता कभी नहीं भुला सकती। दोस्तों, ऐसा एक बहादुर, ऐसा एक क्रांतिकारी सपूत जिसने कुल 23 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर और अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों की शहादत दे दी। दोस्तों, तो ऐसे नौजवान, ऐसे बहादुर, ऐसे शहीद साथी को हम कैसे भुला सकते हैं। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है। आज हम उनको कोट कोट नमन करते हैं, साथ ही याद करते हैं उनकी वह कुर्बानी जो उन्होंने हमारी आज़ादी की खातिर दी थी। दोस्तों, आज जब हम याद करते हैं कि कितना हौसला था, अपने देश के लिए मर मिटने का कैसा अद्भुत जज्बा था, दोस्तों हम सलाम करते हैं। भगत सिंह एक ऐसा नौजवान जिसकी रग रग में भारत माता के प्रति प्यार उमड़ता था। दोस्तों, जब उसने देखा कि भारत माता के साथ विदेशी गोरे जो है जुल्म ढा रहे हैं, तमाम लोगों को, तमाम निरीह लोगों को, निरपराध लोगों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, किस तरह से भारत माता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उसका जो है बचपन से ही दिल दहल उठता है बदला लेने के लिए और अपनी भारत माता को इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए। तो दोस्तों, आइए आज सुनते हैं अपने शहीद आज़म भगत सिंह जी की कुर्बानी के कुछ विलक्षण क्षण। इससे पूर्व दोस्तों, हम उनकी जीवनी के बारे में भी संक्षेप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। दोस्तों, कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा में, जो कि अब पाकिस्तान में है, के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब में हुआ था। खटकड़ कला गांव था, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। उन्होंने लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या की। ये ब्रिटिश अधिकारी था पुलिस का। और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से भी मना कर दिया था। उसमें तमाम लोग मारे गए थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सैंडर्स को जो मारा था, जिसके आरोप में और केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था, वो किस कारण थे। कि लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध करते हुए युवाओं को बेरहमी से पीटा गया अंग्रेज पुलिस द्वारा, पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाईं। वे बुरी तरह से घायल हो गए और इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। इस लाठीचार्ज का आदेश क्रूर सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश भड़क उठा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने लाला लाजपत राय के शहीद होने के ठीक 1 माह बाद, यानी 17 दिसंबर 1928 का दिन, स्कॉट की, इसी जो सुपरिटेंडेंट था जेम्स स्कॉट की हत्या के लिए निर्धारित किया, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। तो वो उसकी घात में थे। जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स जब पुलिस हेडक्वार्टर से निकला, उन्होंने समझा कि यही जेम्स स्कॉट है, लेकिन वो सैंडर्स था, वो भी ब्रिटिश का पुलिस अधिकारी था, तो वो भी उसमें था लाठीचार्ज में। तो वो जब निकलता है तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। सैंडर्स पर सबसे पहली गोली राजगुरु ने चलाई थी और उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाकर उसका खात्मा कर दिया। और इसके बाद जो है उन्होंने इसी के विरोध में केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था और उनके हाथ में पिस्तौलें भी थी, लेकिन वो भागे नहीं थे। तमाम लोग हताहत हुए थे, मरे थे, भागे नहीं थे। और उन्होंने पिस्तौल जो है टेबल पर रख दी थी और अपने गिरफ्तार होने का भी फरमान सुना दिया था कि हमें गिरफ्तार कर सकते हो, हम भागने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से उनको जो है पकड़ा गया, तीनों को,
और आगे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में ही सुना देता हूँ वो कहानी कि कैसे फांसी के फंदे तक वो पहुँचे और कैसे उन्होंने ज़रा भी कहीं भी उफ नहीं किया, कोई अफसोस नहीं किया, कहीं भी उन्होंने ना नुकर नहीं किया। देखिए दोस्तों, कहीं भी उनके जज्बा जो है कम नहीं हुआ। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को पेश किया गया। सारे अभियुक्त बड़ी शान से झूमते हुए अदालत में पहुँचे। ये अभियुक्त थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, विजय कुमार सिन्हा, जितेंद्र सान्याल, जयदेव कपूर, गया प्रसाद, सुरेश पांडे, अजय घोष, कुंदनलाल देशराज और प्रेमदत्त। ये सभी क्रांतिकारी पकड़े गए थे और स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लाहौर षड्यंत्र केस में ये इनको पेश किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह की बौद्धिक प्रखरता और क्रांतिकारी रणनीति की उपज था। 21-22 साल के युवक ने सुविशाल ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। यदि वह अकेला पड़ जाता तो सरकार उसे मसल कर रख देती, परंतु वह दिन प्रतिदिन जनता की सहानुभूति पाता जा रहा था और सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते दर्शकों से अदालत खचाखच भर गई और बाहर सड़क पर भी भीड़ इकट्ठा होने लगी। न्यायाधीश आया और कुर्सी पर बैठ गया। अभियुक्तों की बेंच से आवाज़ आई, इनकलाब जिंदाबाद। मजिस्ट्रेट चौंका, वकील चौंके, परंतु न अपनी जगह से मजिस्ट्रेट हिला न वकील, सब एकदम मौन। एक क्रांतिकारी ने वंदे मातरम गीत गाया। तभी भगत सिंह ने शहीद कवि ओम प्रकाश की पंक्तियों को गाना शुरू कर दिया अदालत में। देखिए, कभी वह दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, कभी वह दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, यह अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। मजिस्ट्रेट तिल मिलाया और फिर शांत हो गया। आर्डर के साथ कार्रवाई शुरू हो गई। वही सरकारी वकीलों द्वारा गवाह पेश करने का सिलसिला और क्रांतिकारियों को लुटेरे, कातिल और आतंकवादी बताकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग और कार्रवाई की समाप्ति। सरकार के पास गवाहों की एक पूरी टोली थी जिसे पुलिस ने बड़ी होशियारी से क्रांतिकारियों के भेद खोलने तथा उन पर प्रहार करने के लिए तैयार किया था। पहली ही पेशी में क्रांतिकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों से अदालत को गुंजा दिया। जज बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में रख सके, परंतु जब ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे सरकार के खर्चे पर अपनी सफाई के लिए वकील करने को तैयार हैं, तो सब ने अलग अलग भाषा में उत्तर दिए, जिनका सारांश यह था कि वकील करके सरकार को सहयोग करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। अंत में जब भगत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने सबसे हटकर जवाब दिया। भगत सिंह बोले, हाँ मुझे वकील चाहिए, परंतु कानूनी सलाहकार के रूप में। मेरा वकील केवल अदालती कार्रवाई पर नज़र रखेगा, बहस करने अथवा सरकारी गवाहों से जिरह करने का काम उसे नहीं दिया जाएगा, वो मैं खुद कर लूँगा। ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह की मांग उन्हीं की शर्तों पर स्वीकार कर ली। भगत सिंह ने एडवोकेट दुलीचंद को अपने वकील के रूप में चुन लिया। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। भगत सिंह बड़ी लय के साथ क्रांतिकारी कवि ओम प्रकाश की पंक्तियां गाने लगे। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहान होगा। इलाही वह भी दिन होगा, सब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम ने इन पंक्तियों के अर्थ का पता लगाया तो वे आग बबूला हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी अदालत में वे यह सब नहीं होने देंगे। अगले दिन 12 मई 1930 को जब अदालत लगी तो वे पहले ही कुर्सी पर आ बैठे। क्रांतिकारी लॉरी से उतरकर जो ही अदालत में आए, नारों की आवाज़ गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद, स्टॉप इट। जस्टिस कोल्ड स्टीम चीखे, स्टॉप इट। परंतु क्रांतिकारी भला कम मानने वाले थे। उन्होंने जोश में भरकर वंदे मातरम कहा और लय मिलाकर क्रांति गीत गाने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने पुलिस को आदेश किया कि यह गाना बंद कराए। आदेश मिलते ही पुलिस अभियुक्तों के बीच कूद पड़ी।
पुलिस ने लातों, घूंसों और डंडों से क्रांतिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक विशेष संदेशवाहक जेल में आया और उसने अभियुक्तों को ट्रिब्यूनल का फैसला पढ़कर सुना दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, कमलनाथ तिवारी, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, गया प्रसाद, शिव कुमार वर्मा, लाल और महावीर सिंह को आजीवन कालापानी, कुंदन लाल को 7 साल तथा प्रेमचंद को 3 साल का कारावास, मास्टर आज्ञाराम, अजय घोष, जितेंद्रनाथ सान्याल, देशराज तथा सुरेंद्रनाथ पांडे को रिहा कर दिया गया। सरकार ने पूरी सावधानी बरती कि इस फैसले की खबर जनता तक न पहुंच पाए। पूरे लाहौर शहर में धारा 144 लगा दी गई। हर प्रकार के जुलूस व जलसे आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। भगत सिंह के पिता, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरदार किशन सिंह को जब यह समाचार मिला कि भगत सिंह को ट्रिब्यूनल ने फांसी की सज़ा सुना दी है तो वे तड़प उठे। पुत्र को खो देने की पीड़ा वे सहन नहीं कर सके और उन्होंने वायसराय के नाम एक पत्र लिख दिया जिसमें कहा गया था कि भगत सिंह को सफाई का अवसर दिया जाए। उन्हें विश्वास था कि सैंडर्स वध के दिन भगत सिंह को कलकत्ता में साबित करके उनका जीवन बचा लेंगे, परंतु जब भगत सिंह को पिता के इस कदम का पता लगा तो वे तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत अपने पिता को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपने पिता की इस कदम के लिए कटु आलोचना की। उन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी, मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है जितना आप समझते हैं। कम से कम मेरे लिए जीवन का इतना महत्व नहीं है कि इसे सिद्धांतों की अमूल्य निधि बलिदान करके बचाया जाए। पिताजी, मैं बड़ी चिंता अनुभव कर रहा हूँ। मुझे डर है कि आप पर दोष लगाते हुए या इससे भी अधिक आपके इस कार्य की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की परिधि को न लांघ जाऊं और मेरे शब्द अधिक कठोर न हो जाएं। फिर भी मैं स्पष्ट शब्दों में इतना अवश्य कहूँगा कि कोई दूसरा व्यक्ति यदि मेरे प्रति इस प्रकार का बर्ताव करता तो मैं उसे देशद्रोही से कुछ कम न समझता। देखिए, पिताजी ने जब उसके लिए कोशिश की, उनको माफ़ी के लिए या उनकी सफाई को मौका देने के लिए, तो कितना कड़े शब्दों में लेकिन बड़ा शालीनतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक भगत सिंह जी ने अपने पिताजी को पत्र लिखा और उसमें ये कहा कि पिताजी, कोई और दूसरा होता तो मैं उसको देशद्रोही से कुछ कम न समझता, लेकिन आप पिता हैं इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता और ये भी मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सभ्यता की परिधि को लांघ जाऊं, परंतु आपकी परिस्थिति में यह बात नहीं कह सकता। मैं जानता हूं कि आप एक सच्चे देशभक्त रहे हैं। आपने अपना समस्त जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु इस महत्वपूर्ण घड़ी में आपने ऐसी दुर्बलता क्यों दिखाई? मैं ये बात नहीं समझ पाया। भगत सिंह की इच्छा के अनुसार उनके पिता ने यह पत्र हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के अनेक समाचार पत्रों में छपवा फांसी की सज़ा सुनने के बाद भगत सिंह को इतनी प्रसन्नता हुई कि वे गदगद थे। अपने क्रांतिकारी जीवन को जिस मोड़ पर लाकर वे रोक देना चाहते थे, सरकार उसे उसी मोड़ पर ले आई थी। स्वयं मरकर राष्ट्र को नया जीवन देने का उनका संकल्प पूरा होने वाला था। एक सच्चे क्रांतिकारी को इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है कि उसके जीवन का दीप बुझे तो समूचे देश में क्रांति की भीषण ज्वाला भड़क उठे। शीघ्र ही क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए बनी डिफेंस कमेटी ने प्रिवी काउंसिल में अपील करने का निश्चय कर लिया। भगत सिंह को जब यह पता लगा तो वे बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि फांसी टले। ट्रिब्यूनल ने एक तरफा फैसला सुनाया था, अतः प्रयत्न करने पर फांसी की सज़ा को बदला जा सकता था, परंतु भगत सिंह किसी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने साथी विजय कुमार सिन्हा को अपनी काल कोठरी में बुलाकर कहा, भाई ऐसा न हो कि फांसी रुक जाए, हम मरकर ही क्रांति की ज्वाला भड़काकर देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार वकील को हिदायत दी कि ब्रिटिश कानूनों की लचक का फ़ायदा उठाकर हमारी सज़ाओं में कमी कराने की कोशिश न की जाए और नहीं बचाव के लिए यह कहा जाए कि हम क्रांतिकारी नहीं हैं। अपने प्रिय साथी बटुकेश्वर दत्त को, जो उस समय मुल्तान जेल में थे, एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा कि मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। मैं बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं बड़ी खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से आत्म बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है और तुम्हें आजीवन कारावास। तुम जीवित रहोगे
और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है। ये बटुकेश्वर दत्त जी को पत्र में कहते हैं भगत सिंह जी कि तुम जीवित रहोगे, मुझे फांसी का क्योंकि उन्हें आज़म में कैद हुई थी, और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। मृत्यु संसार की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधकार पूर्ण छोटी कोठरियों में घुल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को भी सह सकते हैं। भगत सिंह इस बात से निश्चिंत थे कि फांसी अवश्य होगी। अब भगत सिंह अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और चिंतन में बिताते थे। विश्व के विचारकों और क्रांतिकारियों को पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। वे चिंतित थे कि किस रणनीति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ढाकर देश में स्वराज्य की स्थापना हो और किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण और पीड़ा के शिकार आम आदमी के कष्टों को दूर किया जाए। भगत सिंह की काल कोठरी, जिसमें वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक साधना स्थली बन गई थी। यहाँ उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंभीर अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के नाम हैं आत्मकथा, नंबर 2 द डोर टू डेथ, मौत के दरवाजे पर, 3 आइडियल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का आदर्श, 4 स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। पहली पुस्तक में क्रांतिकारी दल के संघर्ष को उभारने का सफल प्रयास है। दूसरी में आयरलैंड, इटली, फ्रांस, रूस आदि देशों के शहीदों व बहादुरों क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरी पुस्तक में समाजवाद का उद्देश्य और विधान का खुलासा है। इसे लिखने के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि भविष्य में आज़ादी मिलने पर स्वतंत्र भारत के नेता आम आदमी के साथ न्याय करने वाला संविधान बना सकें, लक्ष्य से न भटक जाएं। चौथी पुस्तक में पंजाब में राजनीतिक आंदोलन, भारत माता सोसाइटी का पूरा इतिहास और गदर पार्टी का वर्णन है। दिसंबर 1930 में प्रिवी काउंसिल में भगत सिंह के जीवन मरण की चर्चा हुई और अपील खारिज हो गई। रात के सन्नाटे में शिव वर्मा की काल कोठरी खुली और उन्हें बाहर लाया गया। उन्हें दूसरी जेल में ले जाना था। जेलर के मन में शिव वर्मा तथा भगत सिंह के प्रति आदर भाव था, अतः उसने शिव वर्मा को भगत सिंह से मिलने की इजाज़त दे दी। शिव वर्मा भगत सिंह की काल कोठरी के द्वार पर पहुंच गए। बेड़ियों की झंझनाहट सुनकर भगत सिंह जाग गए। वे कूद कर खिड़की के पास आ गए। भगत सिंह ने अपनी बाहें खिड़की की सलाखों के बाहर निकाली और शिव वर्मा ने अपनी बाहें सलाखें पार कर अंदर डाली। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों के बीच लोहे की सलाखें चरमरा उठीं। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। शिव वर्मा की आंखों में आंसू गिरने लगे। भगत सिंह हंसकर बोले, क्रांतिकारी पार्टी में आते समय मैंने सोचा था कि अगर मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचा सका तो समझूंगा मेरे जीवन का मूल्य मुझे मिल गया। पर आज तो मैं फांसी की इस कोठरी में भी अपने इस नारे की गूंज सुन रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस छोटी सी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और हो भी क्या सकता है। शिव वर्मा ने भगत सिंह का हाथ अपने हाथ में ले लिया। भगत सिंह ने स्नेह और उत्साह से शिव वर्मा के हाथ को दबाते हुए कहा, मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को लंबा सफ़र पार करना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं तुम इस लंबे अभियान में थककर रास्ते में नहीं बैठ जाओगे। तभी जेलर ने शिव वर्मा को टोक दिया और दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए, फिर कभी न मिलने के लिए। नवंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस असफल हुई और दिसंबर 1930 में प्रिवी काउंसिल ने भगत सिंह की अपील खारिज कर दी। कांग्रेस ने न झुकने का ऐलान किया और भगत सिंह फांसी के फंदे को अपने गले में डालने के लिए मचल उठे। भगत सिंह की फांसी की अपील खारिज होते ही पूरे देश में खलबली मच गई। कांग्रेस के जलसों में भी भगत सिंह मुख्य विषय बन गए। देश भर में जुलूस के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया गया, जिसका उद्देश्य भगत सिंह के जीवन को बचाना था। लाखों हस्ताक्षर हुए, हजारों तार वायसराय को भेजे गए। यहाँ तक कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों ने भी वायसराय को तार भेजकर भगत सिंह के जीवन की रक्षा करने की मांग की। उस समय भारत की हर माँ भगत सिंह की अपनी माँ बन गई थी और वह अपने बेटे भगत सिंह को बचाना चाहती थी। हर बहन भगत सिंह की बहन बन गई थी और हर कीमत पर अपने भाई भगत सिंह की जान बचाने को तड़फ रही थी। जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने उत्तर दिया, बस यही कि फिर जन्म लूं और मातृभूमि की और अधिक सेवा करूं। फिर उन्होंने मुकदमे में उन्हें सहयोग देने वाले सभी नेताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की
और फरार साथियों को शुभकामनाएं दी। जेल के चीफ वार्डर रिटायर्ड फौजी हवलदार सरदार चतर सिंह के पास शाम को 3 बजे यह सूचना पहुंच गई कि आज शाम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी जाएगी। सरदार चतर सिंह ईश्वर के भक्त थे। वे तुरंत भगत सिंह के पास पहुँचे। वे तुरंत ही भगत सिंह के पास पहुँचे और बोले, बेटा अब तो आखिरी वक्त आ पहुँचा है, मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूँ, मेरी एक बात मान लो। भगत सिंह हंसकर बोले, कहिए क्या हुक्म है। सरदार जी बोले, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि अब आखिरी वक्त में तो गुरु का नाम ले लो और गुरबाणी का पाठ कर लो। यह लो गुटका तुम्हारे लिए लाया हूँ। भगत सिंह जोर से हंसे और बोले, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करता अगर आपने कुछ समय पहले कहा होता। अब जब कि आखिरी वक्त आ गया है, मैं परमात्मा को याद करूं तो वे कहेंगे कि ये बड़ा बुज़दिल है। तमाम उम्र तो इसने मुझे याद किया नहीं, और अब जब मौत सामने नज़र आने लगी है तो मुझे याद करने लगा। दोस्तों देखिए कितने साहस का, कितने जज्बे की बातें थी, कितना शब्द शब्द में रोमांच भरा हुआ है दोस्तों। इसलिए जैसे मैंने अब तक ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे दुनिया से जाने दीजिए। कुछ लोग शायद मुझ पर यह इल्ज़ाम भी लगाएं कि मैं नास्तिक था, पर यह तो कोई न कहेगा कि भगत सिंह बुज़दिल और बेईमान था। बेशक नास्तिक बचता है, दुनिया मुझे नास्तिक कहे, लेकिन कोई ये न कह पाएगा कि भगत सिंह बुज़दिल और बेईमान था और मरते वक्त जो है भगवान को याद कर रहा था। और आखिरी वक्त मौत को सामने देखकर उसके पांव लड़खड़ाने लगे। सरदार चतर सिंह ने बाहे गुरु कहा और भगत सिंह के लिए कल्याण की कामना करते हुए चले गए। अब भगत सिंह प्राणनाथ जी द्वारा दी गई लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त हो गए। अभी वे कुछ ही पृष्ठ पढ़ पाए थे कि उनकी काल कोठरी का दरवाज़ा खुला। जेल के अधिकारी अपनी चमकदार यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। सरदार जी तैयार हो जाइए, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है। भगत सिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक पर से आँख उठाए, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने पुस्तक पर से आँख उठाए बिना जवाब दिया। ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, लेनिन से मिल रहा है। आवाज़ में इतनी कड़क कि जेल अधिकारी वहीं के वहीं खड़े हो गए। भगत सिंह पढ़ने में खो गए। कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद उन्होंने अचानक पुस्तक को छत की ओर उछाला और सीधे खड़े हो गए। चलिए। भगत सिंह अपनी कोठरी से निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जिस कोठरी में वे लंबे समय तक रहे थे उसे जी भर कर देखा। उसी समय राजगुरु और सुखदेव भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। चेहरों पर कंटो पहनने और हाथों में हथकड़ियाँ लगवाने से वे साफ इनकार कर चुके थे कि न हमें कंटो पहनाया जाए जो काला कपड़ा होता है और न हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। बाएं सुखदेव, बीच में भगत सिंह और दाएं राजगुरु। भगत सिंह ने अपनी दाहिनी बाँह राजगुरु की बाईं भुजा में डाल ली और बाईं भुजा सुखदेव की दाहिनी भुजा में। अचानक भगत सिंह गाने लगे, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। अगले ही क्षण राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे। आगे आगे वार्डर चल रहे थे, दाएं बाएं जेल अधिकारी, पीछे भी कुछ वार्डर चल रहे थे और बीच में शान से गाते अपनी मस्ती में डूबे तीनों क्रांतिकारी। जेल के गेट के बाहर लोगों का हुजूम था। फोटोग्राफर, रिपोर्टर, आम जनता और भगत सिंह के माता पिता तथा अन्य परिवारीजन। भगत सिंह के माता पिता के अलावा जब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई तो उन दोनों ने भी पुत्र से न मिलने का फैसला कर लिया कि जब किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है तो हम भी नहीं जाएंगे। देखते देखते भीड़ बेकाबू होने लगी। लोग नारे लगाने लगे। जेल के भीतर से कैदी भी नारे लगा रहे थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का माथा ठनका। भगत सिंह की फांसी का विरोध करने के लिए यह जो सैलाब उमड़ रहा है, पुलिस उसे और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ ही देर में गोली चल जाएगी और एक भगत सिंह को बचाने आए पता नहीं कितने भगत सिंह पुलिस की गोलियों से शहीद हो जाएंगे। उनके पिताजी ने सोचा। उन्होंने भगत सिंह की माँ से कहा, अब यहाँ से चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगत सिंह की माँ चलने को तैयार नहीं हुई। उनका बेटा फांसी की ओर जा रहा है और वे जेल से दूर चली जाएं। भला यह कैसे हो सकता था? उठो, जल्दी करो, एक एक पल कीमती है, भगत सिंह के पिता ने फिर कहा। वे उठ खड़ी हुई। भगत सिंह के पिता सब परिवारीजनों को लेकर अपने बेटे से दूर, जेल से दूर चल पड़े। उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। भीड़ को जेल के फाटक से दूर ले जाने का और कोई उपाय न था।
सारी भीड़ इन लोगों के पीछे चल पड़ी। लोग नारे लगा रहे थे। सरदार किशन सिंह दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। जुलूस के रूप में आया जन समुदाय रुक गया। सरदार किशन सिंह भीड़ को बांधे रखने के उद्देश्य से भाषण देने लगे। उधर वार्डरों व जेल अधिकारियों के बीच भगत सिंह अपने दोनों साथियों के साथ क्रांति गीत गाते फांसी स्थल की ओर बढ़ रहे थे। वार्डर ने आगे बढ़कर फांसी घर का काला दरवाज़ा खोल दिया। अंदर लाहौर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर खड़ा था। तीनों अभियुक्तों को खुले देखकर वह घबरा गया। भगत सिंह ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्रसन्नता और होठों पर मित्रतापूर्ण मुस्कान देखकर डिप्टी कमिश्नर की जान में जान आई। तभी गंभीर वाणी में भगत सिंह बोले, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आँखों से यह देखने जा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार सफलतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए मृत्यु का आलिंगन करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शर्म से पानी पानी हो गया। भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तीनों मंच पर पहुंच गए और तनकर खड़े हो गए। आंखों के ठीक सामने फांसी के फंदे झूल रहे थे। बीच में भगत सिंह, बाएं राजगुरु और बाएं सुखदेव और दाएं राजगुरु, तीनों ने एक साथ जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों ने एक साथ अपने सामने वाले फांसी के फंदे को चूमा और फिर अपने हाथों से अपने गले में डाल लिया। पास खड़े जल्लाद से भगत सिंह बोले, कृपा कर इन फंदों को अब आप ठीक कर लें। हमने डाल लिए, अब आप ठीक कर लें। भगत सिंह के मुंह से निकले शब्द सुनकर क्रूर हृदय जल्लाद कांप उठा। पहली बार देखा कि अपने आप फांसी के फंदे जो है अपने आप इन लोगों ने डाल लिए। कितने साहसी हैं, कितने बलिदानी वीर हैं ये। जल्लाद का हृदय कांप उठा। जल्लाद अब आगे बढ़कर उनके फंदे ठीक करने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। फंदे ठीक करने के बाद वह चरखी के पास पहुंचा और झट चरखी घुमा दी। तख्त गिरा और तीनों महान क्रांतिकारी भारत माँ को समर्पित हो गए। इस समय शाम के 7:33 हुए थे। उधर जोश में होश खो बैठने को तारू भीड़ की जेल से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से सरदार किशन सिंह पता नहीं किस प्रकार धैर्य धारण कर बोलते जा रहे थे। पिताजी, जेल में दूध पहुंचाने वाला ग्वाला भागता हुआ आया और उसने खबर दी फांसी दे दी गई। सरदार किशन सिंह कड़कती आवाज़ में बोले, खबर मिली है कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। मैं अब लाश लेने जा रहा हूँ। आप में से कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। ऐसा न हो कि हम एक भगत सिंह को लेने जाएं और सैकड़ों भगत सिंह देकर आएँ। फिर भी कुछ लोग किशन सिंह के साथ चल पड़े। जेल के फाटक के पास सन्नाटा था। अंदर से अफसरों के कहकों की आवाज़ आ रही थी। किशन सिंह ने फाटक खटखटाया, बार बार उसे खूब पीटा, परंतु फाटक नहीं खुला। तभी किसी ने खबर दी कि भगत सिंह व उनके साथियों की लाशों को जेल से बाहर ले जाया गया है। जेल से बाहर ले जाया गया है। ब्रिटिश हुकूमत अपनी घिनौनी हरकत पर उतर आई थी। फांसी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों की लाशों को काटकर टुकड़े टुकड़े किया गया और उन्हें बोरियों में भरकर जेल के पिछले दरवाजे से ट्रक द्वारा फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे पहुंचा गया। वहां एक सिख ग्रंथी और एक पंडित जी की मौजूदगी में अंतिम क्रिया करने की योजना बनाई गई। ट्रक से लाशों के बोरे और मिट्टी के तेल के डिब्बे उतारे गए। मिट्टी का तेल बोरों पर उड़ेला गया और उनमें बड़े बहसी ढंग से आग लगा दी गई। आसपास के गांव वालों तक उड़ती उड़ती जब यह खबर पहुंची तो वे मिलकर दाह स्थल की ओर बढ़े। जब फौजियों ने हाथों में मसाल लिए गांव वालों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने जल्दी जल्दी अधजली लाशों के टुकड़ों को सतलुज के पानी में फेंक दिया और ट्रक से बैठकर भाग गए। गांव वालों की भीड़ ने सतलुज के पानी में से ढूंढ कर लाशों के अधजले टुकड़े निकाले और उन्हें विधिवत दाह संस्कार के लिए एकत्रित कर लिया। अपने जीवन की अपेक्षा अपनी मातृभूमि को अधिक स्नेह करने वाले सरदार भगत सिंह इस प्रकार अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, जनमानस को जागृत करने के लिए जानबूझकर मौत के मुंह में कूद गए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। उनके इस बलिदान की कीमत नहीं आंकी जा सकती। वे सचमुच वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशान। दोस्तों, ये जो है बड़ी मार्मिक थी। देखिए,
भगत सिंह जी का बलिदान जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह, आज उनकी जयंती है और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके जो भी उनका कृतित्व था, महान व्यक्तित्व था, उसको याद करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए दोस्तों आप सबका हृदय से आभार। और ये मैंने जो सुनाया आपको, ये शहीद आजम भगत सिंह पुस्तक है दोस्तों, बड़ी अच्छी पुस्तक है, इसमें सारी जीवनी दी हुई है उनकी। तो मैंने इसमें से खास प्रसंग आपको सुना दिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप सबको हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।